ये आपको क्वेश्चन मिली। अब देखो इसमें जो 3 टर्म निकल के आ रहा है, जिसमें 3 टर्म निकल के आ रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मैं हूं डेटम हेड, मेरा नाम है हाल हो जाती है जब मान लिया जाता है, हाल हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूपीआई विनर मैकेनिकल जे सीरीज का पार्ट नंबर 7। पार्ट 1 to 6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप पार्ट 1 से 6 तक पे वीडियोस देख लीजिएगा। आपकी वो बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो यूपीआई विनर जे एग्जाम हो चाहे और भी कोई एग्जाम हो, ठीक है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मेरा मेन मोटिव ये है कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ना बताऊं, उस क्वेश्चन से मैं कितना आपको और एक्सप्लेन कर सकूं और कितना आपको सिखा सकूं, जिससे कि आने वाले जेईई की जो और भी एग्जाम है उसमें भी आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज के पार्ट नंबर 7 को। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पार्ट 6 कराया था और जो पार्ट 1 2 3 4 5 कराया था, उससे कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने वो वीडियोस को देखा होगा तो आप इजीली जो मेरे आपको सवाल अभी आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं उसका आप इजीली सोल्यूशन आपको आएगा। अगर आप मेरे सवाल देते ही आपको उसका आंसर आ रहा है, 10 सेकंड सोचिए, अगर आपको उसका आंसर आ रहा है मतलब आप पेपर निकाल सकते हैं, आप में दम है। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप पार्ट 1 से 6 देख लीजिएगा, आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द रेडियल हाइट ऑफ ए टूथ अबव द पिच सर्किल इज कॉल्ड। मतलब पिच सर्किल के जो टूथ होता है गियर का हमारा, उसके ऊपर जो पिच सर्किल होता है, पिच सर्किल के ऊपर जो रेडियल हाइट है उसको हम क्या बोलेंगे? एडेंडम, डिडेंडम, रैक, लाइन ऑफ सेंटर, ठीक है। आपको इसका आंसर आ रहा है तुरंत मुझको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका ऑप्शन लिख के दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द सर्किल पासिंग थ्रू द रूट्स ऑफ द टीथ इज कॉल्ड। मतलब गियर के रूट्स से, गियर का जो टीथ होता है उसके रूट से जो सर्किल पास करेगा उसका क्या आंसर होगा? मतलब ये हमारा गियर हो गया, ये अपना गियर हो गया, बोल रहा है जो रूट है, ये गियर का रूट है, इससे जो सर्किल पास करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में, जूनियर इंजीनियर पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना है या आपको ये क्वेश्चन लाइटली लेना है तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। अगर आप इस होमवर्क के क्वेश्चंस को लाइटली लेते हैं तो आप वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है आपको वीडियो देखने का। टाइम पास करना, जाके मूवी देखो, इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आप इसमें मुझे इन्फॉर्म कर दिए, मतलब आप कमेंट सेक्शन में बता दिए। और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज इसको सीखने की कोशिश करिए, आप कहाँ मिस कर रहे हैं। पार्ट 1 2 3 4 5 6 जरूर देखिए, आप सीख जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? एडेंडम, एडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल और रैक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? थर्ड क्वेश्चन ये है, द रेडियल डेप्थ ऑफ ए टूथ बिलो द पिच सर्किल इज कॉल्ड। मतलब पिच सर्किल ये हमारा होता है, ये हमारा पिच सर्किल होता है, तो जो इसकी रेडियल डेप्थ होती है, ये इस डेप्थ को क्या बोलते हैं? ये बोल रहा है इस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? डिडेंडम, एडेंडम, रैक, लाइन ऑफ सेंटर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर आपको इसका आंसर आया तुरंत मेरे वीडियो में लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है। और अगर नहीं आया प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं। और अगर आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो वीडियो स्किप ही मत करो, वीडियो देखो ही मत, छोड़ दो वीडियो, स्किप करने की क्या जरूरत है, जाके कोई मूवी देखो, अच्छी सी मूवी देखो यूट्यूब पे, मजा आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द रेडियल डिफरेंस बिटवीन द एडेंडम एंड द डिडेंडम ऑफ द टूथ इज कॉल्ड। मतलब एडेंडम और डिडेंडम की जो रेडियल डिफरेंस होता है टूथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियरेंस, रैक, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ सेंटर, ठीक है। तो ये अपना होमवर्क क्वेश्चन 4 मैंने दे दिया। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, जो हमारा मेन वीडियो है आज का, पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लेते हैं। इसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो एंड द बर्नौलीज इक्वेशन, पूरा डिटेल में सीखेंगे हम। आयलर इक्वेशन, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पूरा डिटेल में हम सीख जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये बोलता है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू पाइप। कोई पाइप है, वहां से वाटर फ्लो करता है। फ्लो थ्रू पाइप विल बी स्टेडी व्हेन। मतलब वो फ्लो स्टेडी कब होगा? तो 4 ऑप्शन दिया है। वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, एट एनी पॉइंट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, प्रेशर वेरिएशन डज नॉट चेंज अलोंग विद द फ्लो,
डेंसिटी चेंजेस विद टाइम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। उसके बाद जितने टाइप्स ऑफ फ्लो सीखने के बाद इसका आंसर हम इजीली दे देंगे। और आपको मैं टाइप्स ऑफ फ्लो ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप नाम से ही जान जाएंगे कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है कि विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लोज क्या होता है फ्लूइड में। तो जैसा कि ये देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्लोज। फर्स्ट वन इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, सेकंड वन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, थर्ड वन इज कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, फोर्थ वन इज आइडियल एंड रियल फ्लो, फिफ्थ वन इज रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, एंड सिक्स्थ वन इज 1D 2D एंड 3D फ्लो, मींस वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल एंड थ्री डायरेक्शनल फ्लोज। ठीक है, अब हम एक एक डिस्कस करेंगे। स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, आइडियल फ्लो, रोटेशनल फ्लो और 1D फ्लो। हम एक एक को अच्छे से देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ही देखेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से देखेंगे। आपसे जो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जेईई में वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मतलब जैसा कि हमें देखते हैं कि लास्ट ईयर में 2016 में जो पेपर आया था वो स्टडी और अनस्टडी फ्लो से आया था। तो सिंपल सी बात है, ये एक्सपेक्टेड है कि अगली बार अगर वो पेपर देगा तो वो हमको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो से ही देगा। तो हमें पूरा ध्यान रखना है सारे फ्लोज का। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो इसका नाम है इसी के नाम में छुपा हुआ है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। देखो स्टडी में क्या छुपा हुआ है, स्टडी वाला बोलता है कि मैं स्टडी ही रहूंगा, तुम कुछ भी कर लो मैं हिलूंगा ही नहीं, चाहे सुबह रहे चाहे शाम रहे मैं स्टडी ही रहूंगा। जैसे कि पढ़ने अगर हम बैठ जाएं और हम ये डिसाइड कर लें चाहे सुबह हो चाहे शाम हो मैं उठूंगा नहीं, मैं स्टडी ही रहूंगा, तो उसी को बोला गया स्टडी फ्लो। मतलब जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है और अगर टाइम हो रहा है सुबह के 1 बज रहे हैं, 1 AM बज रहा है, सुबह का 1 AM बज रहा है, और बॉडी में कोई पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर ए, पार्टिकल नंबर बी और पार्टिकल नंबर सी, कोई बॉडी है, बॉडी में हमने फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर और 3 हमने उसमें पार्टिकल को मान लिया, ए पार्टिकल, बी पार्टिकल और सी पार्टिकल मूव कर रहा है। ए पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, बी पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और सी पार्टिकल की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सुबह के 1 बज रहे थे, समय बीता, सुबह के 10 बज गए, मतलब अब समय बीता कुछ तो बज गया 10 AM, 10 AM हो गया। लेकिन 10 AM होने के बाद भी वो बंदा बोला कि मैं स्टडी हूं, हिलूंगा ही नहीं, टाइम कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं। तो 10 बजे भी हम देखते हैं इस बॉडी के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं 10 बजे भी, तो ए वाला पार्टिकल, बी वाला पार्टिकल और सी वाला पार्टिकल, इन तीनों पार्टिकल की स्पीड वही रहेगी जो सुबह 1 बजे थी। मतलब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। अगर शाम को 6 बज जाते हैं, 6 PM बज जाते हैं, फिर इस पार्टिकल को एनालाइज करते हैं, इस बॉडी के फ्लो को एनालाइज करते हैं, तो ए वाला और बी वाला पार्टिकल, सी वाला पार्टिकल, इन तीनों की फ्लो की स्पीड वही रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूजन यहाँ कहाँ होती है, कंफ्यूजन होती है स्टडी फ्लो में और यूनिफॉर्म फ्लो में। तो हमें अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम इसको याद करते हैं कि स्टडी फ्लो में टाइम के साथ चेंज नहीं होता है फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक, हम भूल जाएंगे। अगर हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टडी फ्लो में क्या है कि मैं स्टडी हूं, मैं टाइम के साथ हिलूंगा ही नहीं, तो इसमें लोकेशन की बात कहीं नहीं आई। तो इस तरह से हमको याद रहेगा, जिस तरह हमने इसको रिमेंबर किया है कुछ सोच के, ये हमको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको हम अगर डिफाइन करते हैं स्टडी फ्लो को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, स्टडी फ्लो को डिफाइन करेंगे नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, यही इसकी डिफिनेशन है। नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, मतलब टाइम बीत रहा है लेकिन फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ए बी सी पे सेम कांस्टेंट बना हुआ है वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं हम स्टडी फ्लो, टाइम के साथ मैं चेंज नहीं होऊंगा। ठीक है, और अनस्टडी फ्लो क्या हो जाएगा, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा अनस्टडी फ्लो। ठीक है, ये डिफरेंस ये हो गया हमारा स्टडी और अनस्टडी फ्लो। तो अगर आप फिर क्वेश्चन, अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को स्किप कर रहे हैं, तो वीडियो आप यहीं छोड़ दीजिए, मत देखिए, कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का। मूवी तो स्किप नहीं करोगे तुम लोग, मूवी में कोई भी आ जाएगा उसको देखोगे, और वीडियो को स्किप मत करो। जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर 1 मिनट का मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपके नॉलेज में। अगर वीडियो स्किप करो, वीडियो तुम छोड़ दो, कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का तुम्हारा। ठीक है, सेकंड हम आते हैं, क्या आते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। उसमें देखते हैं क्या होता है, मतलब
यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखो इसको डिफरेंस कैसे, ये वाला फ्लो हमारा डिफरेंस कैसे होगा। अब इसको सेम बॉडी को लेते हैं हम, कोई सेम बॉडी हमारी थी, ठीक है, सेम बॉडी थी हमारी, सेम बॉडी, ये हो गई हमारी बॉडी, उसमें हमने पॉइंट लिया एनालाइज करने के लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सुबह के बज रहा था यहाँ पे एक बज रहा था, यहाँ पे भी एक, इस बॉडी में भी सुबह को हमने 1 बजे एनालाइज किया। अब सेकंड सुबह के 10 बज गए, मतलब 10 बज गया, टाइम चेंज हो गया हमारा, ठीक है। और ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। अब देखो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या बोलता है, यूनिफॉर्म बोलता है मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं, मैं स्टडी नहीं हूं लेकिन मैं यूनिफॉर्म हूं। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब, यहाँ पे देखो अगर ए पॉइंट पे फ्लो की वेलोसिटी हमारी है 1 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे भी 1 मीटर पर सेकेंड और सी पॉइंट पे भी 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम कुछ भी हो मैं अपने लोकेशन पे यूनिफॉर्म रहूंगा। मैं अगर 1 में चल रहा हूं पूरी बॉडी में, मैं 1 पे ही चलूंगा, मतलब मैं यूनिफॉर्म हूं, ठीक है। अब देखो टाइम बीता, अगर उसमें कुछ हमने चेंजेस कर दिया बॉडी के अंदर, तो अगर उसने उस समय उस इंस्टेंट टाइम पे उसने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली, मान लो पार्टिकल ने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर ली, 10 मीटर पर सेकंड, तो अब ये वेलोसिटी पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म होने वाली है, मतलब बी पॉइंट पे भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और सी पॉइंट पे भी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आप देख रहे हैं इसको टाइम से मतलब है, ये टाइम से इसको रिलेशन है इसमें, क्योंकि टाइम चेंज होते ही प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्म है, उस टाइम पे ये यूनिफॉर्म है। तो बेसिक डिफरेंस आप देख लीजिए, ये है हमारा स्टेडी फ्लो, ये है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसकी डिफिनेशन क्या थी, नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, टाइम चेंज होने के साथ फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। बट इसकी क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, नो चेंज इन फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स विद लोकेशन। तो अपने को हमेशा ये याद रखना है, स्टेडी फ्लो में टाइम का फैक्टर होता है, क्वेश्चन जब भी देगा टाइम का फैक्टर से देगा, और यूनिफॉर्म फ्लो में हमको क्वेश्चन लोकेशन के फैक्टर से देगा, लोकेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करो, अच्छे से सोचो, अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से बैक करो, फिर एक बार देखो, फिर सोचो, जब तक ये अभी तुमको ना याद हो जाए तब तक वीडियो को मत छोड़ना, ठीक है। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब थर्ड हमारा फ्लो क्या था, थर्ड हमारा फ्लो था कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखो कंप्रेसिबल फ्लो में और इनकम्प्रेसिबल फ्लो में सबसे मेन फैक्टर हमारा होता है डेंसिटी का। जो फ्लूइड की डेंसिटी होती है, अगर वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, तभी हमारा फैक्टर उठता है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, मतलब कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखो फ्लूइड से और फ्लो से कंफ्यूज मत होना, फ्लूइड अलग चीज है, फ्लो अलग चीज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले हम देखते हैं कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखो अगर हमें फ्लूइड की डेंसिटी जो है, फ्लूइड की जो हमारी डेंसिटी है, मतलब जो रो है हमारा फ्लूइड का, अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है, मतलब हमारा डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो चेंज ही नहीं होता, मतलब बॉडी में फ्लो हो रहा है लेकिन पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे अगर इसकी रो 1 है तो रो 2 पे भी हमारा, मतलब पॉइंट 2 पे भी हमारा डेंसिटी रो 1 ही रहेगी, मतलब हमारी डेंसिटी एक तरह से कांस्टेंट हो गई। तो जब हमारी फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो, उस फ्लो को हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। ये याद हो गया, ये समझ गए। अगर फ्लो में डेंसिटी कांस्टेंट है, पॉइंट 1 पे भी डेंसिटी 1 है, पॉइंट 2 पे भी डेंसिटी वही रह गई, तो वो हमारा हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब बर्नौली थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी इसके बाद, तो उसमें एक सवाल आएगा, उसमें एक न्यूमेरिकल आएगा, वो इसका कॉन्सेप्ट आप वहां सीख जाएंगे। देखो न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात है और कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल सीखना अलग बात है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो आपके माइंड में ह्यूमन का नेचर ऐसा है, वो तुरंत उसको वो करता है, कैच करता है कि हाँ इसको मैं सीखूंगा तो इससे न्यूमेरिकल मेरा सॉल्व हो जाएगा। बट आप जब कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं तो आपके माइंड में ये नहीं रहता कि इस कॉन्सेप्ट से क्या न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सीखो आप लोग। जो आप लोग बोल रहे हो ना, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्लीज इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, तो वो स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन ये सीरीज छूट जाएगी मेरी। तो पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, पूरे सीरीज को अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस सीरीज को ही देखते हैं आपके बहुत सारे मेन टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब कोई चीज पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट निकाल के दे रहा हूँ टॉपिक्स,
तो इस पे फोकस करिए। आप लोग ये मत पकड़िए कि सर कब स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल, सर उस पे मत जाइए, आप इसी से सीखिए, बोलिए सर आप और कुछ ऐड करिए इसमें, तब मैं आपको और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो में। और फोर्थ हमारा फ्लो कौन सा था फ्रेंड्स? फोर्थ फ्लो हमारा था आइडियल फ्लो एंड रियल फ्लो। देखो यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, पहले लिख लेते हैं इसको हम, आइडियल फ्लो एंड रियल फ्लो। रियल फ्लो, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में देखो, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड वो अलग कॉन्सेप्ट है। फ्लूइड क्या होता है? ये होता है हमारा फ्लूइड और ये होता है हमारा फ्लो। फ्लूइड ये है कि पर्टिकुलर फ्लूइड विच इज फ्लोइंग, जो तेल है, पानी है, ग्लिसरीन है, वो उसको बोलेंगे फ्लूइड। मतलब कौन सा पर्टिकुलर फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर कौन सा फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। लेकिन फ्लो क्या होता है? हाउ इट इज फ्लोइंग, वो कैसे फ्लो कर रहा है, हम वहां पे ये देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, कि हाउ इट इज फ्लोइंग, कैसे वह फ्लो कर रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना फ्लूइड में और फ्लो में, ठीक है, कि वो कैसे फ्लो कर रहा है। अगर हम आते हैं कि आइडियल फ्लो में और रियल फ्लो में क्या डिफरेंस है। देखो जब हमारा कोई बॉडी है, ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, ये हमारा हो गया नहर, देखियो नहर, नदी होती है, जो नदी पे ऊपर समुद्र होता है, बह रहा है, पानी बह रहा है, तो लेकिन नीचे वाली जो सतह होती है उस पर पानी हमारा थोड़ा स्थिर रहता है, मतलब रुका हुआ होता है पानी वहां, लेकिन जो पानी ऊपर होता है वो हमेशा फ्लो में होता है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब आप लोग डिप्लोमा में या बीटेक में फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए होंगे तो आपको ये दिखा होगा, सबसे पहले आपको ये दिखा होगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट फ्लूइड का हमारा ये होता है, सबको याद है। अब देखो इसी से हम सीखेंगे आइडियल फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो क्या होता है। देखो तो यहाँ पे ये हमको दिखाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये जो एरो दिखा रहा हूं मैं, ये दिखा रहा है वेलोसिटी, और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं नो स्लिप कंडीशन। यहाँ पे यहाँ पे फ्लो, जो फ्लो है हमारा वो रुका हुआ है, मतलब यहाँ पे हम वेलोसिटी मान के चलते हैं 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान के चलते हैं 0, इसी को बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। आप इतने दूर में देखिए, आप इतना रीजन देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट है, यहाँ पे u1, यहाँ पे u2, यहाँ पे वेलोसिटी लगभग कांस्टेंट है, लेकिन आप इतने रीजन को देखिए तो हमारी वेलोसिटी यहाँ वेरी कर रही है, ठीक है। तो विस्कोसिटी समझते हो, श्यानता, शायद हिंदी में बोलते हैं श्यानता बोलते हैं। विस्कोसिटी मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे फ्रिक्शन डाल रही है, वो उसको नहीं आगे नहीं, वो उसको आगे नहीं वो करने दे रही है, ठीक है, तुम मत फ्लो, उसको रोक के रखती है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। विस्कोसिटी मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमें विस्कस इफेक्ट दिख रहा है कि ये अगर इसकी स्पीड 5 है और इसकी स्पीड 6 है तो इसको रोक रही है, ये वाली लेयर इसको रोक रही है, इसको रोक रही है। तो यहाँ पे हमें विस्कस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब विस्कोसिटी का इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ऊपर पानी फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब हमें विस्कोसिटी का इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज एज्यूम एज ए आइडियल फ्लो, आइडियल फ्लो। यहाँ क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विस्कस इफेक्ट बिल्कुल जीरो, बल्कि वो जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ विस्कस इफेक्ट बिल्कुल जीरो है, इसीलिए उसको मान लेते हैं आइडियल फ्लो। जहां पे हमारा विस्कस इफेक्ट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लो, ठीक है। अब इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं रियल फ्लो, ये हमारा होता है रियल फ्लो। यहाँ पे विस्कोसिटी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, विस्कोसिटी को म्यू से लिखते हैं, यहाँ पे विस्कोसिटी इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट जीरो नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो, ठीक है। ये समझ गए व्हाट इज आइडियल फ्लो एंड रियल फ्लो। अब अपना नेक्स्ट क्या था, फोर्थ अपना क्या था, फोर्थ अपना था रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। फोर्थ नहीं, बेसिकली ये बस फिफ्थ था होगा, क्योंकि फर्स्ट ये फिफ्थ है। स्टेडी फ्लो हो गया अपना फर्स्ट, यूनिफॉर्म फ्लो हो गया सेकेंड, थर्ड हो गया कंप्रेसिबल फ्लो, फोर्थ हो गया आइडियल फ्लो, फिफ्थ है अपना ये रोटेशनल फ्लो, ठीक है। रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो ये भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज में इसका भी एजम्पशन आता है रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो का। तो अपना फिफ्थ टॉपिक हो गया रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो एंड इरोटेशनल फ्लो। देखो इसमें एक कंफ्यूजन वाला पार्ट ये है कि पूरा फ्लो घूम रहा है, मतलब फ्लूइड घूम रहा है, कि फ्लूइड के जो कण है, जो पार्टिकल है वो घूम रहे हैं। उसको समझने के लिए हम एक स्माइली बनाते हैं, जानते हो ना, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ मासूमी चेहरा, क्या गाना है पता नहीं, ठीक है। इसमें हमको ये नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा फ्लूइड घूम रहा है कि हमारा फ्लूइड के वो घूम रहे हैं, पार्टिकल घूम रहे हैं। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें डज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फ्लूइड जो है रोटेशन में, इसका मतलब ये नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं, इससे मत कंफ्यूज होना। अगर हम देखते हैं रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो में आते हैं,
और इधर आते हैं इरोटेशनल फ्लो में, इरोटेशनल फ्लो में आते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया पानी, ये पानी हो गया, पानी का हेड हो गया। एक चीज आप लोगों को मालूम होगी, पानी जब भरा होता है उसको हम कैसे दिखाते हैं, उसको हम ट्रायंगल से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि पानी हमारा भरा हुआ है, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है उसको, ठीक है, आप लोग देखे हम सवाल में ऐसे होता है, तो उसका मतलब है पानी में भरा हुआ, ये उसका हेड है, पानी का हेड है। तो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है इधर, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लूइड में कोई एनालाइज करते हैं लेकिन पार्टिकल को, तो ये पार्टिकल ऐसे है, ये इसका आंख हो गया, ये इसका नाक हो गया, इसका मुंह हो गया। फ्लूइड फ्लो करता है, इसका जो अंदर के जो कण है पार्टिकल्स वो भी फ्लो हो रहे होंगे। अगर वो फ्लो ऐसे होते हैं तो ये जो कण है इसका जब भी आगे बढ़ा तो ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, मतलब देखो ये ऐसे घूम गया। जब ये और आगे बढ़ा तो ये फिर ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, और जब ये और आगे बढ़ा तो ये फिर ऐसे घूम गया। देख रहे हैं ये घूमते जा रहा है, मतलब इसके कण जो है वो भी घूम रहे हैं। इसी ऐसे फ्लो को ही बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। ठीक है, अब इसमें आते हैं, रोटेशनल फ्लो में आते हैं। इसमें क्या देखते हैं, ये हमारे कण है, ये हमारा कण है, एक कण है, ये ऐसे ही आगे बढ़ा, लेकिन आगे जब ये बढ़ा तो तभी ये ऐसे ही था, फिर बढ़ा, फिर ये ऐसे ही था, फिर बढ़ा, फिर ये ऐसे ही था, मतलब इसके कण नहीं घूम रहे, पार्टिकल्स नहीं घूम रहे, इसीलिए इसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, ये समझ गए रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो। अगला हमारा क्या है, सिक्स्थ वन हमारा सबसे इजी है, 1D 2D एंड 3D फ्लो। मतलब सिंगल डायरेक्शन फ्लो, डबल डायरेक्शन फ्लो और 3 डायरेक्शन फ्लो। मतलब एक्स वाई जेड को अगर हम लेते हैं तो अगर सिर्फ देखो 1D क्या होगा, 6 1 है हमारा, 1D 2D और 3D फ्लो। ठीक है, तो 1D को अगर हम लेते हैं, 1D को लेते हैं यहाँ, 2D को लेते हैं यहाँ, 3D को लेते हैं। तो 1D फ्लो में मान लो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये फ्लो का वाई डायरेक्शन हो गया। 2D में सिंपल सा एक्स लेंगे और वाई लेंगे, और 3D में हम तीनों डायरेक्शन लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो 1D फ्लो जो हम मानेंगे, मान लो ये हमारा कोई फ्लो है, ये इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में फ्लो तो हो रहा है हमारा, तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वाई हमारा कांस्टेंट है। मतलब सिंपल एक डायरेक्शन में फ्लो हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब उस डायरेक्शन में फ्लो की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, और 2D में आते हैं, 2D वाले में आते हैं तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये हमारा फ्लो ऐसे है। मतलब आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में भी वैल्यू चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में भी वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब एक्स भी हमारा कांस्टेंट नहीं है और वाई भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। मतलब एक्स डायरेक्शन में भी फ्लो की वैल्यू चेंज हो रही है और वाई डायरेक्शन में भी फ्लो की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2D फ्लो। और 3D फ्लो में क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्स भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, वाई भी हमारा कांस्टेंट नहीं है और जेड भी हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये तीनों डायरेक्शन में फ्लो की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं 3D फ्लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखते हैं जो क्वेश्चन आया था, अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप बोलोगे वाह मजा आ गया क्वेश्चन देख के। अब क्वेश्चन क्या था, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप विल बी स्टडी व्हेन। अब फ्लो थ्रू पाइप स्टडी कब होता है, मैंने बताया था ना, स्टडी फ्लो कब होता है। स्टडी वाला बोलता है कुछ भी हो जाए, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं, अगर मैं पढ़ने बैठा हूं तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मतलब इसको टाइम से कोई मतलब नहीं। अब आप ऑप्शन पे देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, क्या टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी? भाई टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, चाहे सुबह हो जाए चाहे शाम हो जाए। सेकंड ऑप्शन क्या है, एट एनी पॉइंट वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विद टाइम, मतलब देखो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सी और डी में देखो सब में टाइम चेंज करता है, तो सी और डी हमारा नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ, जैसे 3-4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ या जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं ऐसा ना करूँ, जो यूट्यूब चैनल में एक सेक्शन होता है, आपको देखिए आपके स्क्रीन पे एक सेक्शन आ रहा होगा, वो होता है हमारा कम्युनिटी सेक्शन, मतलब कम्युनिटी टैब। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे आप लोग यूट्यूब खोलते हैं, देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा होगा टैब का, ये किसी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, चैनल का स्क्रीनशॉट लिया है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्वेश्चन को, मतलब वो लोग अपना क्वेश्चन एमसीक्यू जो है अपने चैनल पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको अगर उसका आंसर मालूम है, जो बच्चे सीरियस होते हैं वो उसका आंसर देते हैं। मतलब आप सीधे मेरा खोलेंगे चैनल और मैं आपको क्वेश्चन आपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा, आपको इजीली उसका जो मैंने आज कराया उसको मैं 2 घंटे बाद पोस्ट करूँ, ताकि आप वीडियो देखने के बाद उससे सीख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर आता है आप सॉल्व कर लीजिए, आज दिल से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि मैं आप पे अपने कम्युनिटी टैब पे इस तरह अपडेट करने वाला हूँ। ठीक, बट यहाँ रुको,
मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मतलब कम्युनिटी टैब पे मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ कि मैं अपना क्वेश्चन आप तक ऐसे पोस्ट कर सकूँ। भाई देखो यूट्यूब का मुझे ये फंडा समझ में नहीं आया यार। मतलब जो लोग मीम पोस्ट करते हैं कि आप लोग मतलब फालतू फालतू क्वेश्चन पोस्ट करते हैं यार, कि आप लोगों को कौन सा जानवर पसंद है, कुत्ता बिल्ली शेर चूहा, अब आप लोग उस पर ऑप्शन बताते हैं, सब लोग टिक करते हैं यार। तो यार अच्छे काम के लिए यहाँ कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है। मतलब मैं दिल से सोचा था, आज मैं सोचा था कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को, 4-5 क्वेश्चन है जो होमवर्क देता हूँ, 10 क्वेश्चन रिलीव हो जाते होंगे, उसको मैं अपने उस पर टैब पे पोस्ट कर दूंगा और आप लोग उसका इजीली आंसर दे दीजिएगा, आप लोग भी कुछ सीखेंगे उससे, एमसीक्यू टाइप रहेगा आपके लिए। लेकिन भाई मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। मैंने सर्च किया व्हाई आई एम नॉट एलिजिबल, उसने पता क्या दिखाया, उसमें ये दिखाया, देखो आप लोगों के स्क्रीन पे आया, उसने दिखाया गया, वो बोलता है कि जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे तब तक आप पोस्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब है यार? यार 720 लोग हो गए हैं यार, कम से कम उनके लिए तो इतना वो दे दो, सुविधा दे दो। तो भाई देख लो यार, तुम लोग के अच्छे के लिए ही था, लेकिन अब मैं एलिजिबल ही नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो एलिजिबल कर दो, एलिजिबल कर दो। देखो मेरा जो आ रहा होगा चैनल आ रहा होगा, उसमें देखो वो टैब मिसिंग होगा, कम्युनिटी टैब उसमें है ही नहीं। होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल, डिस्कशन अबाउट, प्लेलिस्ट और चैनल के बीच में ही आता है हमारा कम्युनिटी टैब। तो ये मैंने अच्छे के लिए सोचा था आप लोगों के लिए, बट आई एम नॉट एलिजिबल। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर तुम लोगों के हाथ में है, मतलब तुम लोगों की अच्छाई तुम लोगों के हाथ में है, कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, उसको मैं पोस्ट कर दूं, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो 1000 सब्सक्राइबर करा दो, पटाख से अगले दिन से क्वेश्चन मिलने लगेगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अरे यार मैं चाहता हूँ कि पावर दिखाओ, इंजीनियस पावर, यूनिटी पावर, एकता पावर, मतलब एक दिन के अंदर खटाक से करा दो। इस वीडियो को देखो, जैसे देखो कि ये दिक्कत होती है, मुझे भी नहीं पता था यार कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे मैं ये एलिजिबल ही नहीं कम्युनिटी टाइप, मुझे पता नहीं था। अपनी पावर दिखाओ इंजीनियर्स की, इतना फैला दो वीडियो को, सब सब्सक्राइब कर लें इसको। 1000 होने के बाद मैं तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद 2 आवर्स बाद मैं अपने उस पर टाइम फिक्स होगा, 12-1 बजे टाइम होगा, उसी टाइम वो 10 क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। जे क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा 4-5, जो 4-5 होमवर्क देता हूँ वो क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। तो आप लोगों के हाथ में है, जो चाहते हो वो करो। ठीक है, वही होता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बस यही करना है अपने को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है द बर्नौलीज इक्वेशन रिफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली का इक्वेशन क्या बताता है हमको? मास, लीनियर मोमेंटम, विस्कोसिटी, एनर्जी। अब देखो सबको मैक्सिमम लोगों को पता होगा एनर्जी बताता है, बट बर्नौली इक्वेशन में 2-3 इक्वेशन और हिडन है, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और एक है आयलर इक्वेशन, तो उससे भी क्वेश्चन आता है। तो वो दोनों मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बर्नौली इक्वेशन में 3 हेड होते हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे हम और देखते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे बर्नौली इक्वेशन का एक कोई स्टेटमेंट आ रहा होगा, सबसे आसान स्टेटमेंट है ये बर्नौली इक्वेशन का। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का सम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन ए स्ट्रीमलाइंड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब फ्लो हमारा नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और स्ट्रीमलाइंड होगा, तब इन 3 कंडीशन फॉलो, और भी कंडीशन होती है लेकिन ये 3 मेन कंडीशन होती है। इन 3 कंडीशन फॉलो करने के बाद हमारा प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं व्हाट इज द बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली भाई साहब आए थे, तो एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन डायरेक्ट नहीं आ गई थी कि बर्नौली को सपना आया उन्होंने इक्वेशन सॉल्व कर दी। पहले हमारी आई थी कौन सी, जो इसका ओरिजिन हुआ था बर्नौली का, वो हुआ था हमारा नेवियर स्टोक्स। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, मजाक मत समझना। नेवियर स्टोक्स में कौन कौन से फोर्सेस का समेशन हम लेते हैं, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीधे आपको। तो नेवियर स्टोक्स में 3 फोर्सेस का समेशन होता है। पहला फोर्स हमारा होता है ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी लेते हैं, प्लस प्रेशर फोर्स लेते हैं, प्रेशर, और थर्ड वन लेते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है नेवियर स्टोक्स में समेशन ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो ये 3 याद रख लीजिए, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स। अब इन्होंने तो दे दिया नेवियर स्टोक्स, उसके बाद आयलर साहब आए, तो आयलर साहब ने अपनी इक्वेशन क्या दी, आयलर इक्वेशन आई, उसने क्या दिया, उन्होंने ये बोला कि अगर हम विस्कस फोर्स को हटा देते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगी उसको बोलेंगे हम आयलर इक्वेशन। मतलब ग्रेविटी प्लस प्रेशर, इन दोनों का समेशन होगा, जब हम विस्कस फोर्स को हटा देंगे तो जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो मिलेगी हमको आयलर इक्वेशन। तो आयलर इक्वेशन क्या थी वो देख लेते हैं। इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके ही बर्नौली इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो आयलर इक्वेशन क्या थी, आयलर इक्वेशन हमारी थी dp बाई रो प्लस में g dz प्लस में v dv इक्वल टू 0।
डरिए मत इक्वेशन देख के, अपना मेन मोटिव ये नहीं है, अपना मेन मोटिव ये नहीं है, थोड़ा सा एक फ्लो बन जाता है तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डरिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ग्रेविटी प्लस प्रेशर प्लस विस्कस फोर्सेस का समेशन करने पे नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है, ग्रेविटी प्लस प्रेशर का समेशन करने पे आइडियल इक्वेशन मिलता है। और आइडियल इक्वेशन हमारी ये थी, जब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको मिलती है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, बर्नौली इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं और पाते हैं अपना बर्नौली इक्वेशन, जो अपना मेन मोटिव था, ठीक। तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखते हैं कैसे हमने बर्नौली इक्वेशन अचीव किया। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। तो फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब इसमें दो हमारा कांस्टेंट नहीं था, इसमें हमारा दो कांस्टेंट नहीं था कंप्रेसिबल के लिए। तो ये थी हमारी dp अपॉन में रो प्लस में gz प्लस में v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी थी बर्नौली इक्वेशन। और फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, इसमें हमारा दो कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए जो इक्वेशन निकल के आई थी वो आई थी p अपॉन रो प्लस में gz प्लस में v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन आई थी, ये थी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो, फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो इस चीज को, इसमें अगर हम इंडिविजुअल अभी जो निकल के जो आइडियल इक्वेशन जो हमको इक्वेशन मिली उसमें जो तीन, इसको छोड़ दो अभी, अब इस पे ध्यान दो, इनकंप्रेसिबल फ्लो पे ध्यान दो। तो इस पे जो हमें इक्वेशन मिली वो मिली p बाई 2 gz v स्क्वायर बाई 2, इस पे मेन फोकस करना। उससे पहले हम फोकस करते हैं एजम्पशन पे। बर्नौली इक्वेशन ने क्या किया, जूम करके निकाला। अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसमें खाली एजम्पशन भरा हुआ है, ए से लेके जेड तक पाओगे। लेट्स एज्यूम दैट, तो लेट्स एज्यूम दैट बर्नौली साहब ने क्या क्या एज्यूम किया था। इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आया है, मजाक मत समझना। पहला क्या एजम्पशन था बर्नौली इक्वेशन का, एजम्पशन क्या था उनका, पहला एजम्पशन ये था, पहले एजम्पशन ये था उनका, पहला ये था कि हमारा जो फ्लो होगा वो इनकंप्रेसिबल होगा, ठीक है, मान लिया हमने, मतलब हमारा फ्लो जो है वो इनकंप्रेसिबल है, ठीक। दूसरा एजम्पशन इनका ये था कि हमारा फ्लो जो होगा वो स्टेडी होगा, स्टेडी होगा, ठीक। थर्ड इनका एजम्पशन ये था कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगा, मतलब एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो होगा हमारा, अलोंग द स्ट्रीम लाइन, ठीक। फोर्थ इन्होंने क्या बोला कि नॉन विस्कस होंगे, हम नॉन विस्कस होंगे, नॉन विस्कस होंगे। और फिफ्थ क्या बोला इन्होंने, हम इर्रोटेशनल फ्लो को फॉलो करेंगे, इर्रोटेशनल। तो ये इसका 5 एजम्पशन है। इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा फ्लो, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो बर्नौली को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इन पांचों को ध्यान से याद रखिएगा, पहला इनकंप्रेसिबल, दूसरा स्टेडी, तीसरा अलोंग स्ट्रीमलाइन, चौथा नॉन विस्कस, पांचवा इर्रोटेशनल। ये फ्लो के लिए ही हमारी बर्नौली इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब हम आते हैं वापस इस इक्वेशन पे। देखो ये इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जो मेरा ये फर्स्ट टर्म p बाई 2, जो मैं p बाई 2 हूं फर्स्ट टर्म हूं, gz मैं सेकेंड टर्म हूं, और p स्क्वायर बाई 2 मैं थर्ड टर्म हूं, ठीक है। अब देखो p बाई 2 में मास से डिवाइड कर दो, ठीक है, p बाई 2 में मास से डिवाइड कर दो। तो डेंसिटी फॉर्मूला पता है सबको, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पता है ना, इसको हटाते हैं। तो p अपॉन में डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, मास यहां किया, वॉल्यूम ऊपर चला गया, ठीक। सेकंड gz डिवाइड बाय m, यहां आया तो m ऊपर भी आ गया, और डिवाइड मल्टीप्लाई। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा इक्वेशन है v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2, m यहां पे आया तो m मल्टीप्लाई में भी आ गया। अब देखिए तो ये क्या हो गया, pv बाई m, ये हो गया m gz बाई m, ये हो गया हाफ, ये हाफ हो गया mv स्क्वायर बाई m। कुछ समझ में आ रहा है किसी को, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी pv, समझ में आ रहा। अब देखो यही को बोला गया है प्रेशर या फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोला गया है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी mgh या mgz, हाइट होती है z का मतलब पर यूनिट मास, प्रेशर या फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास। जो अभी मैंने डिफिनेशन दिखाया था, फिर आपको इन पे डिफिनेशन आ रही होगी, अब उस पे समझो। समेशन ऑफ इन तीनों का समेशन जो डिफिनेशन आ रही है,
इन तीनों के समेशन को इसने बोला है पर यूनिट मास इज ए कांस्टेंट फॉर इरोटेशनल फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसको उसने समेशन करके आपको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है और आपने उसको याद कर लिया है। बट अब समझो चीजों को, अब उस समय नहीं समझे तो अब समझो, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। मतलब हेड क्या होता है, डेटम हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, वो हेड से भी क्वेश्चन आता है। ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर मैं थोड़ा हटाता हूँ, अब ऊपर हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में अगर, तो इसी को बोलते हैं सम ऑफ एनर्जी इक्वेशन, सम ऑफ एनर्जी, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब इसको हम पीवी बाई एम, एम जी जेड बाई एम, हाफ एम बी स्क्वायर बाई एम, अब इसको हम जी से डिवाइड करते हैं। देखो जो हमारा था, जो हमारा पी बाई 2 था, पी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अब अगर इसको हम जो है जी से डिवाइड करते हैं, जी से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी और डिवाइडेड बाई जी, तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट ही आएगा एक निकल के, जी से जी कैंसिल हो गया और ये हो गया p बाई 2g। ये हमारा फाइनल इक्वेशन जो हमको मिली वो मिली p बाई 2g प्लस बी स्क्वायर बाई 2g और प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपको इक्वेशन मिली। अब देखो इसमें जो तीन टर्म निकल के आ रहा है, जिसमें तीन टर्म निकल के आ रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई मैं हूं डेटम हेड, मेरा नाम है डेटम हेड, डेटम हेड, या इसका नाम है पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड, ठीक है। और ये वाला v स्क्वायर बाई 2g बोल रहा है मेरा नाम है वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, ठीक है। उसके बाद p बाई 2g बोल रहा है मेरा नाम है प्रेशर हेड या स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड या स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसीलिए बर्नौली इक्वेशन में तीन लॉ ऑफ लगते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तीन लगते हैं। पहला क्या लगता है, लॉ ऑफ, इसको लिख लो, बर्नौली इक्वेशन कैन बी सेड टू बी, बर्नौली इक्वेशन में तीन लॉ लगते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो मैंने अभी आपको ये बताया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये पहला लॉ है। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब ये पर यूनिट मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास। अब इसमें हमने जी से डिवाइड किया ना, मतलब जी से डिवाइड किया ना यहाँ पे हमने, तो ये mg क्या होता है, mg होता है W इक्वल टू mg मतलब वेट। तो थर्ड लॉ ये होता है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वेट। तीन लॉ लिख लो, तीन लॉ बोलता है, ठीक है, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वेट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये तीनों लॉ को कॉपी में लिख लो। मैं आप लोगों के लिए फिर यहाँ पे ये इतना समझ में आ गया ना, जिसने भी अगर स्क्रीनशॉट मत लो तो अपन नोट्स बनाओ, बार बार नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं आपको नोट्स के लिए, बनाओ चाहे ना बनाओ, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों का काम है दिल लगा के पढ़ना है। मैंने पांचों वीडियो में लगातार बोल रहा है कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो मैं आप नहीं बोलने वाला। तो इसमें पहला क्या है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट मास, और थर्ड है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये तीन लॉ अपना हमें सब याद रखना है। बर्नौली इक्वेशन फाइनल क्या निकल के आती है, p बाई 2g प्लस में v स्क्वायर बाई 2g प्लस में z इक्वल टू कांस्टेंट, ये निकल के आती है हमारी बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इतना एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज, जब फ्लो हमारा क्या होगा, स्ट्रीमलाइन, इरोटेशनल, रोटेशनल, नॉन विस्कस। जो मैंने अभी अभी आपको बर्नौली इक्वेशन का एजम्पशन बताया था, उसमें बताया था ना, अलोंग द स्ट्रीमलाइन, इरोटेशनल, नॉन विस्कस, स्टेडी। देखो रोटेशनल दिया भाई, रोटेशनल में हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
ठीक, अब अपना ओके, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन था बर्नौली क्वेश्चन रिफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी वाला हो ही गया, और ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आया था बर्नौली क्वेश्चन के ऊपर, किसी जेईई के पेपर में आया था, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं हम। तो न्यूमेरिकल क्या था हमारा, न्यूमेरिकल बोलता है a pipe conveys water with velocity of 120 meters per minute and pressure gauge showing 3.5 bar. The pipe is located at 8 meters above datum line. The total head of water in the pipe is. तो आप लोग इसी बर्नौली क्वेश्चन पे रखिए, इसको सॉल्व करिए, तब तक इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं सॉल्व किया तो प्लीज देखिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बोलता है प्रेशर कितना है, प्रेशर है हमारा 3.5 बार, 3.5 बार। वेलोसिटी बोलता है 120 मीटर पर मिनट, और जेड बोलता है अपना 8 मीटर, और बोलता है हेड निकालिए। हेड मतलब वही हमारा मीटर में बोलता है, ठीक है, मीटर में बोलता है। तो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी जो एसआई यूनिट दी होती है, इकाई दी होती है, उसको लेके चलना है, ठीक है। तो बार को कन्वर्ट कर लेते हैं पास्कल में, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 पास्कल, ये हो गया हमारा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 120 मीटर अपॉन में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड, 6 2 12, मतलब 2 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। हेड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P बाई रो जी प्लस में V स्क्वायर बाई 2G प्लस में Z, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है, 3.5 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई रो कितना होता है, वाटर का रो होता है 1000, ठीक है। डेंसिटी जो वाटर की होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, और वाटर का हमारा होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमको याद रखना है, क्वेश्चन में कभी भी नहीं देगा आपको, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो डेंसिटी हो गई वाटर की 1000, और जी हो गया, हम जी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी हमको दिया है 2 प्लस में 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, 2 इंटू 10 प्लस में जेड हमको दिया हुआ 8 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, हमें कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो बोलते हैं न्यूमेरिकल देता है, कैलकुलेटर नहीं देता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन देता है कि जो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 10 पावर 5 है, तो 1 2 3 4 पावर यहां से कट जाएंगे, सिंगल बचेगा, और एक 2 का स्क्वायर है, 2 है, 2 का स्क्वायर यहां से कट जाएगा, और ये बचा, ठीक है। तो 3.5 इंटू 10 मिला 35, प्लस में 2 बाई 10 मिला 0.2, प्लस में 8 मिला, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 43.2 मीटर्स, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर हेड का, ठीक। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बर्नौली क्वेश्चन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज। तो हमारा फ्लो क्या होगा, इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 4 मैंने ऑलरेडी दे दिया होगा, तो इसका तुरंत इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया आपको कम्युनिटी टैब वाला, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो तुरंत मैं अपना जो क्वेश्चन मैंने आज कराया है ना, और जो होमवर्क दिया, उसको मैं उस पर सीधे सीधे डाल दूंगा, तो आपको वो तुरंत रिवाइज हो जाएगा। तो 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए, पावर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर दिखाइए, यूनिटी पावर दिखाइए, तुरंत अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, 1000 हो जाएंगे, तुरंत मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। यूट्यूब का फंडा मुझे समझ नहीं आया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।